मैं और अजमल हम दोनों कोलकाता में एक साथ पढ़ते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद अजमल, जो ढाका के विक्रमपुर जिले का रहने वाला था, वापस अपने घर चला गया और मैंने कोलकाता में एक नौकरी ढूंढ ली। काफी समय तक हम दोनों के बीच चिट्ठियों का व्यवहार नहीं हुआ। एक दिन अचानक मुझे उसकी चिट्ठी मिली। खोल कर देखा, वो मेरे पुराने दोस्त अजमल की थी। उसने अपने दैनिक स्थिति के विषय में थोड़ा सा लिखा था और वो चाहता था कि मैं उसके पास जाकर कुछ दिनों के लिए अगर रहूं, क्योंकि वो मुझसे उसकी जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें करना चाहता था। पत्र इतनी दयनीयता से लिखा हुआ था कि मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये उसके मानसिकता से बिल्कुल अलग था। अंततः मैंने अपने कामों को तेजी से खत्म कर उसके पास जाने के बारे में सोचा और सारी व्यवस्था पूरी कर ली। काम के बोझ के कारण मुझे जाने में थोड़ी देर हो गई, मगर मैं गया जरूर। आखिर मैं कोलकाता से एक लास्ट फास्ट ट्रेन लेकर ढाका जा पहुंचा। फिर बस से विक्रमपुर गांव के तिराहे पर उतरा और गांव की पगडंडी पर पैदल ही चल पड़ा। कोई 1 मील चलने पर मुझे एक चाय की रेहड़ी मिली और उसमें एक चाय देने की बात बोल मुंह धोकर जब चारों ओर नजरें दौड़ाई तो दिल खुश हो गया। जिधर देखो उधर हरियाली, चारों ओर धान की उत्तम खेती, छोटे छोटे तालाबों में ढेरों मछलियां, लोग अपने कामों में व्यस्त और बेहद खुश। चाय पीकर दुकानदार को पैसे देते हुए अपने दोस्त के मकान का पता पूछने पर वो थोड़ा सा अकचका गया, पर मुझे बहुत सटीक जानकारी दी। मैं जब उसके घर पहुंचा तो देखा उसके पिता और भाई पुलिस वालों से घिरे खड़े होकर उन्हें कुछ समझा रहे हैं। किसी अनहोनी की आशंका से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे दूर से देखते ही उसके पिता लगभग दौड़ते हुए आकर मुझसे लिपट गए और जोरों से रोने लगे। पूछने पर मालूम हुआ मेरा दोस्त पिछले कुछ दिनों से लापता है। रात को अजमल के पिताजी से अजमल के पिछले दिनों के बारे में जानकारी ली और मैं कमरे में सोने चला गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है और रो रहा है। एकाएक आंखें खुली। भोर होने को था। गांव का भोर का समय बहुत ही आकर्षक होता है। चारों तरफ बिखरा स्वर्ण आभा, पंछियों की चहचहाना, ठंडी हवाएं, खेतों पर जाते किसानों की बैलों के गले में बजती वो घंटियां दिल को एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। आंगन में बिछी उस खाट पर बैठा चाय पीता हुआ मैं फिर उस स्वप्न में खो गया जो मैंने सुबह को देखा था। सारे दिन गांव में बिना किसी खास मतलब के घूमता रहा। एक बार थाने के सामने से निकला तो थानेदार रिजवी से मुलाकात हो गई। उनसे मालूम हुआ कि अजमल अपने चाचा के साथ आड़त काम कर रहा था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर ऐसे अचानक गायब हो जाना उन्हें कुछ आशंकित कर रहा था। उन्होंने बताया कि गांव का माहौल है। अंततः कुछ भी मुझे समझ में आए तो उन्हें सीधे बताऊं। जब मैं चाचा की आड़त की दुकान पर पहुंचा तो देखा चाचा गद्दी पर बैठे मुझे ही देख रहे थे। उनके पास बैठते ही मुझे बोले, यहाँ तो कुछ मिलने से रहा, अपना समय बिगाड़ने से अच्छा है वापस लौट जाओ। गांव में लोग जल्दी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं। रात का खाना खत्म कर हम लोग अपने कमरे में जाकर लेट गए। थोड़ी ही देर में दिन भर की थकावट के कारण आंखें बंद हो गई, पर मुझे एक बार फिर वही रोने और सिसकने की आवाजें आने लगी। महसूस हो रहा था कि वह आवाज मुझे पुकार रही है, कहीं आने के लिए बोल रही है। रात के माहौल में अनजान गांव की जगहों पर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं उस आवाज से परेशान हो रहा था। फिर मैंने फैसला किया, उठा और कमरे से बाहर आया। आंगन पर बिछी चारपाई पर बैठते ही
अजमल के पिता की आवाज ने मुझे चौंका दिया। नींद नहीं आ रही है? इस पर मैंने कहा, आप अगर जागे रहें तो चलिए कहीं से घूम कर आते हैं। दोनों निकल गए। अजमल के पिता एक लकड़ी के सहारे चलते थे, जिसके नीचे की ओर लोहे का एक नुकीला हिस्सा था जो जमीन पर लकड़ी की पकड़ को मजबूत करता था। काफी देर तक हम दोनों चलते रहे। मैं उस आवाज को सुन रहा था, पर शायद किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी वो आवाज। चलते हुए जब हम गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो मुझे वो आवाज आनी बंद हो गई। हम दोनों पीपल की मेड़ पर बैठ गए। भोर का समय था, सुनहरी आभा, चिड़ियों का पीपल पर चहचहाना, बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाजें फिजा को रूहानी बना रहे थे। मैं थकने का बहाना कर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि मुझे कुछ असामान्य सा महसूस हो रहा था। तभी मैंने गौर किया कि पीपल के नीचे एक दूसरी जगह से कुछ ज्यादा उखड़ी सी महसूस हो रहे थे, मानो वहां कुछ दिनों पहले खोदा गया हो। जैसे ही मैंने दोस्त के पिता को मन में आई वो बात बतलाई, वो एकाएक अपनी छड़ी से उस जगह को खोदने की कोशिश करने लगे और फिर ऊपर की परत के नीचे सूखे पत्ते दिखते ही आसपास खेतों में काम करते लोगों को आवाज दी और उस जगह को खोदने को कहा। साथ ही एक आदमी को थानेदार रिजवी को बुलाने को भेजा। कोई 1 घंटे में लोगों ने कुल 5 फुट की जमीन नीचे से अजमल की अनाज के बोरे में सड़ती लाश को निकाल लिया। पुलिस की मौजूदगी में उसके पायजामे के जेब से एक पत्र मिला, जिसमें अजमल ने अपने चाचा को दुकान से सामान और पैसों की हेराफेरी करते हुए पकड़ने की पूरी कहानी लिखी थी और फिर उनके हाथों अपने मौत की आशंका भी जताई थी। पुलिस ने तुरंत उसके चाचा और उसके 2 खास चेलों को गिरफ्तार कर लिया। अजमल के पिता मुझसे लिपटकर बहुत रोए और मुझे हर साल एक बार आने के लिए वायदा लेकर ही वहां से मुझे निकलने दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं एक छोटा मोटा फोटोग्राफर हूं। तस्वीरें खींचना मुझे काफी पसंद है। जिंदगी में तो नहीं, तस्वीरों से ही अपनी खुशी ढूंढ लेता हूं। इसलिए मैं आए दिन जगह जगह तस्वीर खींचने जाता रहता हूं। इस बार भी तस्वीर खींचने के लिए ही सितारापुर जा रहा हूं। सुना है वहां काफी सुंदर सुंदर पहाड़ और वादियां हैं। बस की खिड़की वाली सीट पर बैठे बैठे मैं ये सब देख रहा था, क्योंकि बस अब लगभग सितारापुर के करीब पहुंच चुकी थी। दोपहर का समय था और ठंड का मौसम। उस ठंड में धूप लोगों को एक नई जिंदगी दे रही थी। करीब और 5 मिनट के बाद बस सितारापुर पहुंची। मैं बस से नीचे उतरा और कोई ऑटो रिक्शा ढूंढने लगा, क्योंकि मेरी मंजिल ये नहीं थी। तभी मुझे वहीं पास ही में 2-4 ऑटो वाले खड़े नजर आए। मैंने उन लोगों को पहाड़वन जाने के लिए कहा, मगर उनमें से कोई भी पहाड़वान जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक ऑटो वाला राजी हुआ, मगर वो भी 2 गुना भाड़े में। उसका कहना था, साहब उधर कोई सवारी नहीं मिलती, आपको छोड़कर ऑटो खाली ही आएगी तो क्या फायदा। अंत में मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा जो नहीं था। जिसके बाद ऑटो मुझे लिए चल पड़ी पहाड़वन की ओर। दोपहर के लगभग 3-3:30 बज रहे होंगे। ऑटो अपनी पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े जा रही थी कि तभी ऑटो वाले ने मुझसे पूछा, किसी काम से जा रहे हैं पहाड़वान? इस पर मैंने कहा, जी काम से ही समझ लीजिए। फिर ऑटो वाला बोला, रहने के लिए होटल बुक कर लिया आपने? तो मैंने कहा, नहीं अभी जाकर देखूंगा। क्यों? तो इस पर ऑटो वाला बोला, साहब उधर ज्यादा होटल नहीं है,
जो एक आध हैं वो भी अभी सीजन के टाइम पर भरे पड़े रहते हैं। होटल मिलना बहुत मुश्किल है वहां पर। कुछ ही देर में रिक्शा अपनी मंजिल यानी पहाड़वन पहुंच गई। रिक्शे वाले ने मुझसे भाड़ा लिया और वापस चला गया। तब घड़ी में समय हो रहा था शाम के 4 बजे का। वहीं पास ही में 2-4 होटल नजर आ रहे थे, तो मैं उनमें कमरा मिलने की आशा लगाकर अंदर चला गया। मगर जैसा ऑटो वाले ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। सारे के सारे कमरे पहले से ही बुक थे। बाकी होटलों का भी यही हाल था। थक हार कर होटल की तलाश में चलते चलते मैं काफी दूर निकल आया था, जहां पक्की सड़क खत्म और कच्चा रास्ता शुरू होता था। वहीं पास ही में एक बैठने का बेंच लगा हुआ था, लिहाजा मैं थक कर उसी बेंच पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अगर रहने के लिए कोई जगह ना मिली तो मैं क्या करूंगा। मेरा काम 1-2 दिन का है भी नहीं, करीब हफ्ता भर लग जाएंगे। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर कच्चा रास्ता से सीधे थोड़ा जंगल वाली जगह पर एक बड़े से 2 मंजिला इमारत पर गई। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान उस घर की तरफ आकर्षित हो रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और चलते हुए उस इमारत की तरफ जाने लगा। चलते चलते मैं जब उस इमारत के पास पहुंचा तो पाया कि वो कोई घर नहीं बल्कि एक होटल है। दरवाजे पर होटल का बोर्ड लगा हुआ था। मेरी आंखें चमक गई। बस यहाँ एक कमरा मिल जाए, ये सोचकर मैं उस होटल के दरवाजे की तरफ जाने लगा। हालांकि होटल थोड़ा पुराना जरूर था, पर अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। यही सोचकर मैं होटल के अंदर दाखिल हो गया। होटल के अंदर मुझे कहीं पर भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा फ्लोर एकदम खाली पड़ा था। रिसेप्शन पर भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। तभी मैंने जोर से आवाज लगाया, कोई है यहाँ पर? कमरा मिलेगा? आवाज लगाकर मैं अभी इधर उधर देख ही रहा था कि तभी रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बोला, जी कमरा मिलेगा, आइए। पर अभी थोड़ी देर पहले तक तो वहां पर कोई नहीं था, फिर ये कहां से आ गया। खैर मुझे कमरा मिल गया, वही बड़ी बात है। जिसके बाद मैं उस बूढ़े आदमी के साथ साथ जाने लगा। तभी मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, चाचा यहाँ खाना तो मिल जाएगा ना? तो इस पर चाचा ने कहा, खाना नहीं मिलेगा, खाना आपको बाहर से खाना होगा। यहाँ से थोड़ा आगे जाकर जंगल पार करिएगा तो आपको छोटा बाजार मिल जाएगा, वहीं खाना भी मिलेगा। चलते चलते चाचा एक कमरे के पास जाकर रुक गए। उन्होंने उस कमरे का ताला खोला, चाबी मुझे पकड़ाई और फिर वहां से चलते बने। चाचा का ये बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लगा। खैर मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरा ठीक ठाक साफ सुथरा ही था, ज्यादा चीजें नहीं थी कमरे में। खैर मैं अपना बैग एक कोने में रखकर पलंग पर गिर गया। ठंड का मौसम होने के कारण लगभग अंधेरा हो चला था। मैं इतना थक गया था कि पलंग पर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, और इसी तरह लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। रात के 7 बज रहे थे। मुझे याद आया कि यहाँ खाना नहीं मिलेगा। मैं तुरंत अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकला, मगर ये क्या, कॉरिडोर में पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं पर भी एक भी लाइट नहीं जल रही थी। मैं वापस अपने कमरे में आया और बैग में से एक बैटरी टॉर्च लेकर वापस बाहर निकला। चलते चलते मैं रिसेप्शन पर पहुंचा तो वहां पर भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर बात क्या है, कहीं कोई लाइट क्यों नहीं जल रही। खैर मुझे देर हो रही थी
तो मैं होटल से बाहर निकल उस बाजार की तरफ जाने लगा जिधर का पता उस बुजुर्ग आदमी ने बताया था। रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा पड़ा था। लाइट तो दूर, एक आदमी तलक भी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। लग नहीं रहा था कि इधर कोई बाजार भी होगा, मगर जब उस बूढ़े आदमी ने कहा है तो शायद इधर ही होगा। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा। सुबह के मुकाबले ठंड काफी बढ़ चुकी थी। अभी मैं आगे की तरफ चल ही रहा था कि तभी सामने की तरफ मुझे छोटा सा बाजार जैसा नजर आया। 4-5 दुकानें थीं, मगर सारी बंद थीं। बहुत ढूंढने के बाद एक खुली हुई दुकान नजर आई। वो एक बहुत ही छोटा सा ढाबा था। ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं था। ढाबे वाला चूल्हे के पास बैठा झपकियां ले रहा था। मैं चलते हुए उस ढाबे के पास गया और ढाबे वाले को आवाज लगाते हुए कहा, भाई साहब, कुछ खाने को है या सब खत्म? आवाज सुन ढाबे वाला हड़बड़ाकर उठा और बोला, बाबूजी, रोटी आमलेट होगा। मैंने सोचा यही खा लेता हूं और कुछ मिलेगा भी नहीं। यही सोचकर मैंने उस आदमी को खाना लगाने के लिए बोल दिया और मेरे बोलते ही वो रोटियां सेकने लगा। इसी दौरान उस ढाबे वाले ने मुझसे कहा, आप कहीं बाहर से आए हैं लगता है, कहाँ रुके हैं? इस पर मैंने उस आदमी को अपने होटल का पता बताया तो मेरी सारी बात सुन उस आदमी ने कहा, पर वहां तो कोई होटल नहीं है भाई साहब। इस पर मैंने कहा, अरे है होटल, आपको पता नहीं है। खैर, मैंने वहां खाना खाया और खाना पीना करके वापस होटल की तरफ लौटने लगा। रात अब तक काफी गहरी हो चुकी थी, जिसके साथ ही साथ ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। चलते चलते मैं होटल के पास पहुंचा तो पाया कि अभी भी होटल में एक भी लाइट नहीं जल रही है। मुझे अब काफी गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से तिलमिलाता हुआ होटल के अंदर गया, मगर रिसेप्शन पर अभी भी कोई नहीं था। मैं जोर से चिल्लाया, कोई है? कैसा होटल है ये? एक भी लाइट नहीं है यहाँ पर। मगर चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपने गुस्से को काबू करके टॉर्च जलाकर अपने कमरे में आ गया और सोने की तैयारी करने लगा। क्योंकि मैं काफी थका हुआ था तो कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि भला इतनी रात गई कौन होगा। मैं बिस्तर पर से उतरकर दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा आदमी था, मगर उसके हाथ में एक बर्तन था जो दूसरे बर्तन से ढका हुआ था। तभी उस आदमी ने कहा, साहब, आपको खाना चाहिए था ना, लीजिए। इस पर मैंने थोड़ा ऐंठते हुए कहा, जब भूख लगी थी तब तो आप आए नहीं, अब जब खाना खा लिया है तो आ रहे हैं। इस पर उस बूढ़े ने कहा, साहब, एक बार ढक्कन हटाकर देखिए तो सही। हालांकि मेरा मन नहीं था, मगर फिर भी मैंने उस आदमी की बात मानी और प्लेट के ऊपर से ढक्कन हटाया। तो ढक्कन हटाते ही मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल उस प्लेट में एक कटा हुआ सर था और वो सर किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझ गया कि जरूर ये कोई भूतिया मामला है। मैंने जोर से उस बुजुर्ग आदमी को धक्का दिया और जैसे तैसे वहां से भाग निकला। बाद में मुझे पता चला कि दरअसल वो होटल कब का बंद हो चुका है। असल में उस होटल में एक बार आग लग गई थी, तब से वहां ऐसा सब होता ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।